श्रोताओं, मैं डायरेक्टर रेडियो मुकेश गंभीर आज एक बार फिर से हमारे और आपसे जुड़े हुए एक विषय को लेकर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, मैंने आपसे पहले भी कई बार कहा कि रेडियो बूज का लक्ष्य गोल ये रहता है कि हम आम लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए प्रेरित करें। और जब हम कहते हैं हेल्दी जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, वहां पर हम फिजिकल हेल्थ की भी बात करते हैं और एसेंशियली मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं। आपको याद होगा पिछले 2-3 एपिसोड्स के साथ हम डॉक्टर पंकज से ये डिस्कस करते रहे हैं कि हैप्पी मैरिड लाइफ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स, क्या क्या अड़चने हैं और उनको कैसे मीट आउट किया जाए, उनको हमने डिस्कस किया। आज इत्तेफाक से इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीषा भी एसोसिएटेड हैं। डॉक्टर मनीषा पीएचडी हैं, एमबीए में इन्होंने पीएचडी किया है और एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन के तौर पर काम कर रही हैं। आपने इनके भी वीडियो हमारे चैनल पर देखे होंगे, जिसमें एक दिन ये अपनी बेटी के साथ उपस्थित हुई थी और हमने डॉटर मदर रिलेशनशिप पे बात की थी। आज डॉक्टर पंकज की देखरेख में हम पुनः हैप्पी मैरिड लाइफ की ऑब्स्ट्रक्शंस को किस तरह से मीट आउट करें, उसके बारे में पुनः बात करेंगे। कारण सब्जेक्ट ये ऐसा है जिस पर जितना मंथन किया जाए उतना कम पड़ता है। तो डॉक्टर मनीषा, आपका स्वागत करते हुए डॉक्टर पंकज, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस विषय पर आगे बातचीत शुरू करें। थैंक यू डॉक्टर साहब। एज यू राइटली सेड, हमने 2-3 टॉपिक्स के ऊपर 2-3 डायमेंशन से हमने अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ को बातचीत हम कर चुके हैं। yes. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैं इसमें देना चाहता हूँ। yes. वो डायमेंशन ये है कि जब तक हम अपनी लाइफ में खुद खुश नहीं हैं, yes. तब तक हम कितनी भी कोशिश कर लें, exactly. हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हो सकते। yes. yes. यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है, माइंड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे सोचें, एक बड़ा सा ट्रायंगल अपने मन में इमेजिन कर लें आप, और ऊपर का एक छोटा सा टिप 5% ऑफ द माइंड, उसको माने कि इट इज अ कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड में सिर्फ थॉट्स हैं, हमारे सोचने की फैकल्टी है, एनालिसिस, रीजनिंग, व्हाट इज राइट, व्हाट इज नॉट राइट फॉर मी। और उसके बाद जो नीचे बड़ा ट्रायंगल बच गया था 95%, दैट इज कॉल्ड अ सबकॉन्शियस माइंड। राइट? अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? हमारी सारी इमोशंस हैं, हमारी सारी फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, हमारी सारी मेमोरी वहाँ पर स्टोर्ड है, हमारी हैबिट्स हैं, हमारे वैल्यू, संस्कार जो हैं वो भी वहीं स्टोर्ड हैं। नॉन वॉलेंटरी फंक्शंस जो बॉडी के होते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं तो डाइजेशन अपने आप होता है, सांस अपने आप चलती है, ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। अब हमारा जो बिहेवियर है, हमारे बिहेवियर में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड का रोल है। यानी कोई एक घटना हमारे साथ घटी, उसमें हम क्या सोचते हैं और उसमें हम क्या फील करते हैं, ये दोनों चीजें हमें कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे बिहेवियर। ना प्राइमरीली हम जो बिहेव करते हैं, बिहेव कहाँ से करते हैं? क्योंकि बिहेवियर इज द इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड। तो इंटरेक्ट जो करता है वो मेरा कॉन्शियस माइंड है, यानी मेरे सेंस ऑर्गन्स जो है वो सारे कनेक्टेड है हमारे कॉन्शियस माइंड से। मैं जो सुन रहा हूँ, जो सोच के बोल रहा हूँ, पूरा इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड इज बाय द कॉन्शियस माइंड। अब हम क्या करते हैं? हम 2 चीजें एक एग्जाम्पल से पहले समझते हैं। आप जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं, हम देखते हैं कि एक एयर हॉस्टेस है जो हमें बहुत स्माइल करके ग्रीट करती है ऑन द क्राफ्ट। राइट? अब एक उसकी स्माइल को मन में याद रखें, और दूसरा अपने उस बच्चे की, छोटे बच्चे की स्माइल को याद रखें जो अभी कुछ साल का है और आप सुबह गए और शाम को लौट कर आते हैं और वो देखकर आपको मुस्कुराता है। अब दोनों मुस्कुरा रहे हैं,
इंटरेक्शन तो यही है कि बोथ आर पासिंग अ स्माइल, Yeah. लेकिन किसकी स्माइल ज्यादा बेटर लगती है? मैं आपसे ही पूछता हूँ, किसकी स्माइल ज्यादा बेटर लगती है? सर अपने बच्चे की तो लगेगी ही आपको। अपने बच्चे की Obvious. स्माइल अच्छी लगती है, क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि वो एक आपका पार्ट है और आपको वो जिस तरीके अच्छा से चलिए, ग्रीट करता है। आपके हस्बैंड, अगर आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं अपने हस्बैंड के साथ, और आपके हस्बैंड अगर आपको ग्रीट करते हैं आप आने के बाद, अब वो आपका पार्ट तो नहीं है, तो क्या उनकी स्माइल ज्यादा बेटर लगेगी या एयर होस्टेस की स्माइल ज्यादा बेटर लगेगी? सर मुझे ऐसा लगता है कि हस्बैंड की ज्यादा अच्छी लगेगी, Husband. बिकॉज वो हमारा पार्ट बन जाते हैं। वो हमारे ऊपर है कि हम उनको कैसे अपना पार्ट बनाते हैं और अपना एक यूनिट मान के चलते हैं। Okay. वैसे भी डॉक्टर साहब, as far as the air hostess is concerned, you know that it is an artificial smile which is supposed to be given to you since you are one of the customers. Right. So in the case of husband or in the case of child, it is altogether different. You always think that if that smile is being given, this is exclusively meant for For you. you. ओके, अब मैं आपसे सही पूछता हूँ, जी। यू यूज द राइट वर्ड आर्टिफिशियल स्माइल। Yeah. नाउ व्हाई, हाउ डू वी से दैट दिस स्माइल इज आर्टिफिशियल और दिस स्माइल इज नॉट आर्टिफिशियल? Because it is a part of our profession. या इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। हम इसको यहाँ पे माइंड्स के पॉइंट से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हाँ. जो इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड है, जो मेरा कॉन्शियस माइंड है, वो दोनों के वही कर रहा है, स्माइल ही पास करता है। Yeah. लेकिन हम उसके डिफरेंस को समझ पाते हैं। क्यों समझ पाते हैं? क्योंकि एयर हॉस्टेस का जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहां पर शी इज नॉट हैप्पी टू सी यू। Hmm. There is no emotion as far as the Yeah. subconscious mind of the air hostess is concerned. Hmm. लेकिन उसका जो व्यवहार है, उसको हमें लगता है कि इट इज एन आर्टिफिशियल स्माइल। Yes. Yes. जबकि वो बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट्स में ट्रेनिंग लेकर आती है। हाँ. शी नोज कौन सी मसल्स को कितना स्ट्रेस करना है जस्ट फॉर स्माइल। एक छोटा बच्चा है, हमारे हस्बैंड है, पार्टनर है, हमारी वाइफ है, इन्होंने कोई स्माइलिंग की ट्रेनिंग अटेंड नहीं की है, Yes. but why their smile looks more genuine? Because Exactly. in the subconscious mind, Hmm. they have the emotion of happiness to see you. Yeah. अच्छा, ऐसा नहीं है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में आर्टिफिशियल स्माइल नहीं होती है। हाँ, If that's the right, emotion but is not here- happiness, हाँ. Yes. if the emotion is Yes. not happiness, and if Yeah. it is just a formality that we are doing, Yeah. right? So what I'm trying to say is कि हमारा जो behavior है, अगर वो behavior पीछे हमारी emotions को सस्टेन करता है या इमोशंस की वजह से हमारा बिहेवियर निकलता है, इट इज कॉल्ड अ जेन्युइन बिहेवियर, Yes. राइट? और जब हमारे मन में इमोशंस, तो सब जिसकी जो गर्ल, वो जो है एयर हॉस्टेस, अभी अपने बॉयफ्रेंड से फोन पे झगड़ा करके आई है, शी इज अनहैप्पी इन द सबकॉन्शियस माइंड, उसकी जो स्माइल होगी, ऑब्वियसली वी कैन सी दैट देयर इज अ डिफरेंस, राइट? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट दैट आई वाज सेइंग कि हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि हमें रिलेशनशिप में दूसरे को समझना चाहिए, प्यार से बात करनी चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, ये सब काउंसलिंग में हम लोग कवर करते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि हम ये सब बातें जानते हैं और जानते हुए भी हम इस चीज को नहीं कर पाते, राइट? जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कितने लोग हैं जो जानते हैं सवेरे उठेंगे और रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो हेल्थ अच्छी रहेगी? Yes. सब जानते सब जानते हैं। और कितने परसेंट लोग कर पाते हैं? Yes. वेरी फाइन। मैं हमेशा बोलता हूँ हर फोरम में, द फर्स्ट क्राइम दैट वी डू इज वी स्नूज द अलार्म, राइट? रात को हर बार हम सोच के सोते हैं कि मुझे सवेरे जल्दी उठना है, और हम सवेरे जो है अलार्म को स्नूज कर देते हैं, नहीं उठना चाहते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम जानते हैं, सही, हम सब जानते हैं गुस्सा करना गलत है, लेकिन फिर भी हम सब गुस्सा करते हैं। तो कमिंग टू द मैरिज, जानते तो हैं पर समझते नहीं। समझते नहीं है। Yes. और समझने और जानने का क्या अंतर हुआ? वही अंतर है। समझने का मतलब जो हम कॉन्शियस माइंड में समझ लेते हैं, वो जो मेरा 5% है, Yeah. और एज आई सेड कि उसमें जो इनपुट्स आती है वो सेंस ऑर्गन से है। तो हमने कोई किताब में पढ़ लिया, किसी से सुन लिया, तो हमें लगता है कि हम उस चीज को जान गए। और समझने का मतलब है सबकॉन्शियस माइंड में, जिसमें कि सोचने की कोई फैकल्टी नहीं है। Yes. वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से ही वो, इफ आई यूज द राइट वर्ड, आई वुड से इट एक्वायर्स द विजडम, राइट? तो जो आप बात बोल रहे हैं कि समझते नहीं है, समझने का मतलब वो विजडम हमारी नहीं है। Yes. और हम क्या करते हैं, हम वही बिहेव करते हैं जो कि हमारा सबकॉन्शियस करवाता है। Yes. अगर हम उसको सप्रेस करके बिहेव करेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूं, आप मेरे पास आते हैं, जी मेरे को जो है रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए, मैं बोलूँ अपने हस्बैंड से आप मीठा मीठा बोलिए, अच्छा से। अब आप क्या करेंगे, अगर मन में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर खुशी नहीं है, if you do it, it would be as artificial as the As smile of the Yes. hostess. Yeah. So मेरा पॉइंट हमेशा ये रहता है कि जब भी हम
अगर रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, Yeah. वी शुड सी दैट डू वी हैव द राइट सेट ऑफ इमोशंस इन द सबकॉन्शियस माइंड। और हम इतना ज्यादा फोकस करते हैं बिहेवियर पे, ऐसे बिहेवियर पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है। वो तो एक छोटा बच्चा भी जानता है कि मम्मी आई है बहुत दिन के बाद घर से, पापा आए हैं बहुत देर के बाद ऑफिस से, तो हंसना है, ये सिखाने की जरूरत नहीं है। दिस बिहेवियर इज स्पॉन्टेनियस, नेचुरल है ना। तो मेरा पॉइंट जो मैं आज ऑडियंस को जो मैं बोलना चाहता हूँ वो ये है कि आई कॉल इट एज एन इनसाइड आउट अप्रोच। ओके, आपके अंदर डू यू हैव द राइट सेट ऑफ इमोशंस फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ। If you have the right set of emotions, don't worry about the behavior. वो अपने आप ही ठीक आएगा और relations अपने आप ही yes, ठीक होंगे। yes, yes. So first you have to acquire within your mind the concept of being a happy married life. Right. Only then you can implement. Only then implementation would be spontaneous. Yes, yes. So, Sir, if you are a happy person yourself, Hmm. I think you will be able to notice, the goodness more than the other things of the other person, and you might, take it forward from there. Right. So a happy emotion in your subconscious mind Right. will definitely help. Exactly. So happiness is very very important. Are you happy or not? yes. ठीक है। तो डॉक्टर साहब ये तो वन गुड फीचर है जो हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आवश्यक मानते हैं। जी जी। What more? What more? अब सवाल ये आता है, are we happy? Yes. Question is, are we happy? And if we are not happy, Yes. then what can we do? Yes. Normal- सर, इससे पहले आप आगे बढ़े, मैं एक शेर से आपकी बात को एंडोर्स करना जी चाहता हूँ जी। कि या तो हंसे वो हम्म जो दीवाना, हम्म। और या हंसे वो जिसे खुदा तौफीक दे, वाह, वरना दुनिया में हंसने को रखा क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब अगर आप इस कंसेप्ट से ग्रसित हैं हम्म, कि दुनिया में हंसने को रखा क्या है, हम्म। तो आपके अंदर एक जेन्युइन हैप्पीनेस जन्म नहीं लेती। नहीं। और जैसे हम हैं, हम्म, उशो भी ये बात कहते हैं कि देयर इज ए हेल विद इन यू, एंड वेयर एवर यू गो यू विल क्रिएट हेल एज वेल। Excellent. So I 100% endorse your viewpoint that first of all, fundamental question arises: are we genuinely happy, Yes. and we want to acquire the happy married life in our life or not? Till we don't acquire this idea, Yes. we cannot think of implementing it. Exactly. Yes, yes, please. So, बहुत बार जैसे जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के लिए आते हैं, जी, तो सबसे पहले मैं दोनों से अलग अलग बात करता हूँ, केस डिटेल्स लेते हैं, सो दैट हस्बैंड अपने दिल की बात खुल के कह पाए इन कॉन्फिडेंशियल एनवायरनमेंट, वाइफ भी अपने मन की बात को कह पाती है। और 90% या इवन मोर, हर आदमी को पता है लाइफ में खुश कैसे होता है, हर आदमी जानता है खुश होने का राज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो इम्प्लीमेंटेबल एक्शंस हैं yes, वो दूसरे के पास है, yeah, राइट। यानी अगर आपको खुश रहना है तो आप सब जानते हैं हाँ। कि अगर मेरा हस्बैंड ऐसे 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 बिहेव करे हाँ। और ऐसे 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 बिहेव ना करे हाँ। तो मैं खुश रह सकती हूँ। yes, yes. सो हर आदमी जो है ना खुशी का राज तो जानता है। ताला मेरे पास है, चाबी चाबी उनके उनके पास पास है, ठीक है बात। है ना। तो यहाँ से लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप मेरी बात को इसलिए सिर्फ मत मानिए क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ मानने के लिए। हाँ। अपने एक्सपीरियंस से देखो, हाँ। इतने साल हो गए शादी को, Yes. पूरी आपने साम दाम दंड भेद सब लगा लिया अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करके कि वो ऐसे बिहेव करे और ऐसे ना करे। हाँ। क्या आपके पूरी कोशिश करने के बाद भी क्या वो माना, क्या वो इम्प्रूव हुआ? मैं बोलता हूँ अगर वो इम्प्रूव हुआ आपके कहने से तो फिर कहते रहो, कोई नुकसान नहीं है कहने में। आई रिमेम्बर कुछ केसेस मेरे को अपने से एक जनरेशन आगे अपने पेरेंट्स की जनरेशन के याद आते हैं कि एक पार्टनर बोलता है और दूसरा पार्टनर मान जाता है। वहां पे बोलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन पॉइंट है अपने एक्सपीरियंस से आप देखिए कि अगर आपके बोलने से इतने साल आपकी शादी को हो गए, हमेशा आपने हस्बैंड को बोला ये करो ये करो ये मत करो ये मत करो, क्या वो बदला?
एक तो वो बदला नहीं पहली जी। बात, और आपके बोलने की वजह से आपके रिलेशंस और खराब होते हाँ, स्ट्रेनमेंट आई। स्टेटमेंट। तो मैं ये बोलता हूँ कि अब एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखो। मैं नहीं जी। बोल रहा कि ये, क्योंकि माइंड है इतना फ्लेक्सिबल है, इतना इसकी कोई आप रूल बुक नहीं बना सकते हैं, कोई न्यूटन के फॉर्मूलाज नहीं लगा सकते हैं माइंड पे। एवरी पर्सन बिहेव्स डिफरेंटली इन द डिफरेंट सिचुएशन, सेम सिचुएशन, सब कुछ होता है। मैं सिर्फ बोलता हूँ लाइफ इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट, कीप डूइंग एक्सपेरिमेंट्स एंड देन सी, अगर वो एक्सपेरिमेंट आपके फायदे का होता है तो करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि एक नया एक्सपेरिमेंट करके देखें कि अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप, जैसे हम लोग एक पढ़ते हैं 80-20 रूल, हम लोगों ने सबने सुना है लाइफ के अंदर, है ना? जैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा, जैसे आज देखें कोरोना फैला हुआ है तो 20% ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया विल हैव 80% ऑफ द कोरोना विक्टिम्स, राइट। फाइनेंस में अगर देखते हैं तो 20% ऑफ द पीपल विल हैव 80% ऑफ द इकोनॉमी इन देयर कंट्रोल। 80% of the terrorism is by 20% of the people. So whether you take positive or you take negative, it is 20% cause affects 80% in the world. राइट। Right? तो मैं ये बोलता हूँ, अगर हम सिंपल एक स्टैटिस्टिक से चलते हैं, दो पार्टनर्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, प्योर स्टैटिस्टिकली सेम, तो दोनों का रिलेशनशिप में 50-50% कंट्रीब्यूशन है, यस। राइट। और मैं ये मानता हूँ कि जो मेरा अभी वीडियो सुन रहे हैं उनको हम बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए ये कहते हैं कि जी आपके पार्टनर की ज्यादा गलती है, आपकी कम गलती है, Okay. ये भी हम मान लेते हैं। यस। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में 30% भी आपकी गलती नहीं है? मान लिया कि हमने 70% बोला आपका पार्टनर की गलती है, यस। लेकिन 30% तो आपकी भी गलती है ही है। एंड आई से इट इज विद स्टैटिस्टिकल टूल्स। अगर आप अपने उस 30% पर भी अगर एफर्ट करते हैं उसको Yes. इम्प्रूव करने के लिए, या तो 80% इम्प्रूवमेंट रिजल्ट्स में आती है। ठीक बात। So what I'm saying is that when I'm inviting you for a new experiment in life, and the experiment is कि हम अपने ऊपर क्या काम कर सकते हैं जिससे कि ये रिलेशनशिप ठीक हो, तो फिर भी आपको बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा, बहुत कुछ ऐसा मिल जाएगा। 20% भी अगर आपने इम्प्रूव किया तो आपके रिलेशंस में 80% इम्प्रूवमेंट्स आती हैं। हम देखते हैं क्वालिटी, यू आर कमिंग, यू सेड यू आर कमिंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट, सो यू नो दिस 6 sigma. Now in 6 sigma you identify only the potential causes, right? And if you work only on 10 or 15% of the causes, around 60-70% improvement come in the process. It's now what I'm telling is basically ये वो फॉर्मूले हैं जो हमने Time tested. मैनेजमेंट में सीखे हैं, उनको हमने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अप्लाई किया है और उसकी वजह से हमने कॉर्पोरेट को एक नई सक्सेस की ओर लेकर गए हैं। बट द अनफॉर्चुनेट पार्ट इज कि हम जानने के बाद भी उन चीजों को अपनी लाइफ में नहीं इंप्लीमेंट कर पाए। यस। अगर हम 6 sigma को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लें राइट। तो बहुत कुछ जो है उसके अंदर वहीं पर ही इम्प्रूव Yeah. Dr. Saab, there had been a very famous thinker with the name of Jean-Paul Sartre. He says the other is a hell, right? Whatever improvement we are supposed to do it, first do it with yourself. यस, Then only you are able to get the changes in the other person. And he goes to the extent of saying that the other is hell. So I agree with you. Once I decide that I am going to have a happy living and I want to have a happy married life, the major onus lies on me. लाइफ And if we pick up your ratio and if we say that 70% I consider that the other person is at fault, once I improve 50%, definitely things are going to be tilt in my favor because of this change in my attitude. एक्सेप्ट। So that is a very clear-cut equation and formula which can be adopted. Which can be but लेकिन एक चीज बताता हूँ, इट इज इजीली सेड देन डन। हाँ, of course. क्योंकि अपने आप को गलत मानना, सबसे पहले तो ये जरूरी है अपने आप को बदलने के लिए। Yeah. और अपने आप को गलत मानना
इसमें मेरा ईगो इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करने देगा Yes. कि मैं गलत हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? Yes. Dr. Sir, let's hear Dr. Yeah. Manisha, being a doctorate plus being a married person Yes. and having a successful marriage for the last, I think, more than 20 years or so. So 29 years. I just completed 29. Okay, okay. All the more creditable. Yes. So please tell us. सर मुझे ऐसा लगता है, very right to what both of you have said. Yeah. मुझे ऐसा लगता है human beings are very selfish. Okay. अगर हम selfish हैं, हाँ. जो कि एक बहुत नेचुरल फिनोमिना है, Yes. तो हम अपने बारे में पहले सोचते हैं। Yes. जब हम अपने बारे में पहले सोचते हैं तो हमें अपनी हैप्पीनेस सबसे ज्यादा फोरफ्रंट पे रखनी चाहिए। Right. जब हम उस चीज को सोच के अपनी हैप्पीनेस को फोरफ्रंट पे रखेंगे और अपने ऊपर काम करेंगे, आई एम सेल्फिश, मैंने अपने ऊपर काम किया, तो ऑटोमेटिकली अगर मैं खुश हूँ तो मेरा उसी तरीके का बिहेवियर रहेगा, और मैं अगर चेंज करती हूँ और एक सिचुएशन में अडेप्ट करती हूँ तो सामने वाला भी जरूर करेगा। Yes. बस एक थोड़ी सी कोशिश करने की बात है। तो मैं आपके एक सेंटेंस को चेंज करता हूँ कि वी आर नॉट जेन्युइनली सेल्फिश। आपने बहुत बढ़िया पॉइंट रेज किया है। काश हम सब जेन्युइनली सेल्फिश हो जाएं। हाँ. कम से कम ये तो देख पाएंगे कि अगर मैं अपने पार्टनर को इम्प्रूव करने के लिए बोलता हूँ और वही बोलना मेरे दुख का कारण बनता है, लेट मी वेरी सेल्फिश फॉर हैप्पीनेस एज यू जस्ट सेड, मैं कम से कम उसी अपने सेल्फिशनेस की वजह से काश अपने पार्टनर को बोलना छोड़ दूं। और सर दूसरी बात, आई हैव ऑलवेज फेल्ट इन अ रिलेशनशिप, इन अ मैरिज लाइफ स्पेशली, अगर मैं चाहती हूँ कि सामने वाला कुछ सारी चीजें कर सके और मैं उस चीज में हमेशा पिन पॉइंट कर रही हूँ कि आपने ऐसा नहीं किया या वैसा नहीं किया, तो खुद सोच के देखिए उल्टा। Suppose that is being said to me, will I like it? When I will not like it, then let me not pinpoint it, but let me, like both of you said, give those examples or give those feelers जहाँ सामने वाले को खुद ही लगे कि मुझे चेंज करना है और मुझे उस बात को अच्छे तरीके से अडेप्ट करना है। And any relationship I feel थोड़ी सी नोक झोंक या थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता ही है। एंड हम ये क्यों सोचते हैं हम एडजस्टमेंट करने से छोटे पड़ जाते हैं या हम इंफीरियर हैं। आई फील जो एडजस्ट करता है तो सामने वाले को मौका देता है कि वो भी एडजस्ट कर सके और शायद समवेयर कुछ एक्स्ट्रा माइल चल सके। मुझे ऐसा लगता है सर, आई डोंट नो। मैं आपके एक और वर्ड को पकड़ता हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। नो प्लीज। एडजस्टमेंट की आपने बात करी, बहुत कॉमन क्वेश्चन मेरे पास आता है। सो इफ आई आस्क यू, इज एडजस्टमेंट गुड और बैड फॉर द रिलेशनशिप? So I feel adjustment in any relationship is good. I am not saying go beyond. आपकी एक लिमिट होगी जिस तक आप एडजस्ट कर सकते हो किसी सर्कमस्टांस में। Don't go beyond that. And give a chance कि सामने वाला भी एडजस्ट कर सके। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा 100% एडजस्ट करिए, बट कुछ कदम आगे तो बढ़ेंगे उस तरफ। चलिए, एडजस्टमेंट क्या होती है आपके हिसाब से? लेट अस गो टू द वेरी फंडामेंटल्स। व्हाट इज द हाउ वुड यू डिफाइन एडजस्टमेंट? सर मेरी एडजस्टमेंट का जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया वो ये है कि हमको, अगर मैं हर टाइम पे ये बोलूँ कि मुझे ये करना है या मैं ऐसा करूँ, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वर्ड हटा दीजिए। मैरिज में इट इज नेवर मैं, इट इज हम। अगर आप हम सोच के चलेंगे तो आपके लिए वो जो जैसे आप कह रहे हैं ना एडजस्टमेंट, तो वो एडजस्टमेंट नहीं रह जाएगा, वो आपके लिए आप हैप्पीली उस चीज को करोगे ताकि हम खुश रहें, ताकि हम खुश रहें। उसमें जब आप आगे बढ़ाओगे अपना कदम या सोच, आप थोड़ी सी बदलोगे, थोड़ी सी देखिए मैरिज में दोनों ही तरीके की सोच होती है, थोड़ी सी मॉडर्न और थोड़ी सी कंजर्वेटिव। उन दोनों का एक साथ जुड़ के चलना में ही आप एडजस्ट भी प्रॉपरली कर सकोगे। एंड कई बार ये होता है कुछ चीजें आप उनके उससे एडजस्ट करो, कुछ चीजें आप अपने उसके लिए एडजस्ट करो। और हर ह्यूमन एक अलग एनवायरनमेंट से आता है, हर ह्यूमन, हर फैमिली अलग है। तो जब हर फैमिली अलग है तो आपकी सोच, आपका पलना बढ़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट जब आप एक नए एनवायरनमेंट में आते हो, आप उनके लिए अलग, वो तो वही हिस्सा है। तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट उसमें करने के लिए करना पड़ेगा। If I say that adjustment spoils the relationship, No, sir, ये थोड़ा खतरनाक सा सेंटेंस है। Yes. बहुत सारे लोग इस बात को Yeah. एग्री नहीं करेंगे।
लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट एडजस्टमेंट इज. मेरा ऐसा मानना है, एज आई सेड साइकोलॉजी इज नॉट अ रूल बुक, बट मेरा ऐसा मानना है व्हाट इज एडजस्टमेंट, उसको हम समझें. आई से एडजस्टमेंट इज दैट फैकल्टी ऑफ माई माइंड दैट अलाउज यू टू एडजस्ट और टू अकोमोडेट द फुलिशनेस ऑफ द अदर पर्सन. Very well said. Not all the time foolishness. Say different behavior can Sir, be देखिए, said. if it is different, देखिए एडजस्टमेंट में नॉर्मली क्या होता है, जब हम वर्ड एडजस्टमेंट यूज करते हैं, एज आई सेड वर्ड तो हमारे कॉन्शियस माइंड से आते हैं. हाँ. उसके पीछे जो इमोशन है नॉर्मली, जैसे मैं बहुत सारे अपने क्लाइंट्स को देखता हूँ, एडजस्टमेंट के पीछे जो हमारी इमोशन है वो ये है कि सामने वाले बंदे ने तो समझना ही नहीं है. I mean, I'm just using a word fool, Yeah. but then हमने ये we have taken it for granted. We have had a prejudiced feeling कि इस बंदे ने तो समझना ही नहीं है, इसलिए इससे इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं. और जब हम इस इमोशन के साथ एडजस्ट करते हैं, नॉर्मली हम उसी को एडजस्टमेंट बोलते हैं, Yeah. तो ऑब्वियसली ये हमारे रिलेशनशिप को खराब करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बनता है. हाँ, of course. इम्पॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए? आइडिया इज द अदर पर्सन, as you rightly said, that he comes from a different background. He has a different personality. He has a different way of thinking. He has a different way of behavior. He is absolutely different than you. If you accommodate his differences, then your relationship would be perfectly good. But if you start adjusting means you have given him a certificate that he is a fool because he does not speak my language. He does not behave like me. और एक बार आपने वो सर्टिफिकेट दे दिया दैट ही इज अ फूल, आप पूरी जिंदगी उसके साथ बिता सकते हैं, लेकिन लाइफ में ना कभी कोई थ्रिल होगा, ना कभी कोई हैप्पीनेस होगी, ना कभी कोई एक हल्का एक माहौल होगा. सो वर्ड ठीक है, वर्ड पे मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम एज आई सेड आई एम गोइंग मोर ऑन द इमोशन. अगर आपके मन में इमोशंस ये हैं कि मेरा पार्टनर जो है डिफरेंट पर्सनालिटी से है, मेरी एक पर्सनालिटी डिफरेंट है, और हम दोनों ही अपने अपने व्यवहार में अपनी अपनी सोच में सही हैं, और एक टीम है, और हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, तो हम एक रिलेशनशिप को अच्छा बना सकते हैं. अगर आप इस प्रोसेस को एडजस्टमेंट बोलती हैं, Yes, sir, देन आई से बिल्कुल. इट इज द राइट वन. और अगर आप ये सोचती हैं कि नहीं भी मेरे हस्बैंड ने तो समझना ही नहीं है, इसलिए क्यों अपना दिमाग खराब करो इसके साथ, अगर उसको हम एडजस्टमेंट बोलते हैं, देन आई से सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आप जो कह रहे हैं, मैं वही सोचती हूँ कि अगर मैं, जैसे आपने कहा, maybe the adjustment word is not right here, but it is more of understanding the other person, Yes. the nature, the background, because the other person is also trying to do the same somewhere. Right. And वो एक unsaid सा phrase होता है एक relationship में, ऐसी relationship जब हम friendship में हम एक दूसरे को ग्रो होने का और एक दूसरे मौका देते के साथ एडजस्ट करते ही करते हैं ना सर. तभी अगर मैं डिफरेंट हूँ और सर डिफरेंट है या आप डिफरेंट हैं, हम तीनों अलग इंडिविजुअल्स हैं, बट हमारी फ्रेंडशिप तभी अच्छी हो सकती है, स्ट्रांग हो सकती है, जब हम एक दूसरे के डिफरेंसेस को लेके उनके हमारे वो पॉजिटिव हो जाती है, वो डिफरेंसेस बढ़ाते हैं. तो क्या हम वो एक ऐसी रिलेशनशिप में जहाँ हम जीने मरना साथ का कहते हैं, हमारे टाइम तो सर यही कहते थे, आजकल नई जनरेशन हो गए, नए वक्त हो गए, बट जब हम ये सोचते हैं तो क्या हम उस चीज को नहीं कर सकते? क्यों हम दूसरे इमोशंस को हवा देते हैं? Dr. Sam, in order to understand this predicament or situation, I would like to quote, supposing a girl comes after marriage in a new family, and that family is in the habit of eating non-veg, husband is in the habit of using alcohol. Normally the example is a very apt example. Yes, exactly. Where the clashes come. Now the new entrant says that I have allergy with the non-veg. And similar allergy remains regarding husband taking liquor. Now, considering this situation, what do you suggest? For wife or for husband? For wife. For wife. Okay. पहली चीज, जैसे मैंने कहा कि हर एक का जो बिहेवियर है वो उसके पर्सनालिटी से आता है. इसको हम थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा समझ जाए ताकि हम इस पॉइंट को. आप ऐसे समझें, जैसे आप एक कार में ट्रेवल करते हैं और 4 फ्रेंड्स आप बैठे हैं
और पीछे से आया कोई और उसने गलत तरीके से आपकी गाड़ी को ओवरटेक कर दिया। हाँ अब हमने चारों ने एक ही चीज को विटनेस किया है, लेकिन चारों का बिहेवियर इसमें अलग हो सकता है। एक आदमी का जो फर्स्ट फीलिंग आएगी वो ये आएगी कि 90% लोगों में यहाँ पे सेंस ऑफ ड्राइविंग नहीं है, देयर इज नो पॉइंट इन स्पॉइलिंग दी मूड, और अभी इससे लड़के निकलेंगे, अभी आगे एक और कोई मूर्ख ऐसा मिलने वाला है। सो ही इज ट्राइंग टू अवॉइड दी सिचुएशन। या दूसरा जो इंसान है उसको शीशा खोल के चिल्लाना है, गाली देनी है, उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि वो तो निकल गया आगे, वो तो सुन भी नहीं रहा है। राइट। तीसरे इंसान के मन में फीलिंग आ सकती है कि इसने मुझे ओवरटेक किया तो मैं इसको ओवरटेक करके रहूंगा, Yes. फीलिंग ऑफ कंपटीशन। या चौथा सोच सकता है कि इसको बाहर निकालो और इसको पीटना भी है पकड़ के, टेकिंग रिवेंज। ठीक। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हम ऐसा मानते हैं कि हम दूसरे की वजह से बिहेव करते हैं, तो चारों ने एक ही इंसिडेंस देखा है तो चारों का एक सा बिहेवियर होना चाहिए। क्यों चारों का अलग अलग बिहेवियर है? क्योंकि चारों की जो पर्सनैलिटी है वो अलग है। मतलब एक सिचुएशन में एक पर्सनैलिटी जब इंटरेक्ट करती है तो एक अलग तरीके का बिहेवियर निकल के आता है। या राइट। और पर्सनैलिटी क्या होती है? इट इज नॉट समथिंग विच इज बिल्ड इन अ डे। Yes. आई वुड से जिस दिन से हम पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक के जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, या उन सब ने मेरी पर्सनैलिटी को बनाया है। राइट। नाउ विद दिस एज अ बैकग्राउंड, हाँ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर लेडी, जो कि एक जगह शादी होती है और वो देखती है कि हस्बैंड जो है वो शराब पीते हैं, नॉन वेज खाते हैं और वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है। अब पहले तो ये समझने की जरूरत है कि ईटिंग नॉन वेज ये उनका बिहेवियर है। या यू हैव टू सी दैट फ्रॉम वेयर इज ही कमिंग, व्हाट आर हिज एक्सपीरियंसेस, यस जिस वजह से वो जो है शराब पीते हैं या नॉन वेज खाते हैं। अब सोचिए इसी परिवार में एक ऐसी लड़की आती है जिसने अपने पेरेंट्स को देखा होता है, आजकल तो गर्ल्स भी बहुत हैं जो कि ड्रिंक भी कर रही हैं, फीमेल्स भी ड्रिंक कर रही हैं। अगर वो लड़की खुद भी ड्रिंक कर रही होती तो शायद उसको इस परिवार में आके जरा भी एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम Yes. नहीं आती। तो क्या हम एडजस्ट इसलिए नहीं कर पा रहे कि मेरा हस्बैंड गलत है? नो, उसका एक पास्ट है, उसका एक पर्सनालिटी है कि उसके लिए नॉनवेज खाना, उसके लिए ड्रिंक्स करना जो है इट इज नॉट। आपका एक बिहेवियर है कि आप जो है ड्रिंक्स को गलत मानते हैं, इट इज योर पर्सनैलिटी, क्योंकि शायद आपकी परवरिश ऐसी है, आपके वैल्यू सिस्टम, आप उस संस्कार से आई हैं, आपके लिए वो चीज डिफरेंट है। सो एज आई सेड, जैसे ऐसे बहुत तरीके के हमारे डिफरेंसेस हैं। सो व्हाट अ गर्ल हैज टू डू, उनको पहले समझने की जरूरत है और अपने पार्टनर को फ्रीडम देने की जरूरत है। हाँ, आप नहीं खाना चाहती हैं, या आप उनको फ्रीडम दे सकते हैं कि देखो मुझे नहीं खाना है, आपको खाना है तो आप खा सकते हैं। कुछ लोगों को स्मेल भी रहती है नॉनवेज के अंदर, तो ठीक है, आप अपने एक तरीके से उसको फ्रीडम देते हुए आपके जो पेन एरियाज हैं यस उनको अगर आप इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, इन अ वेरी पोलाइट मैनर, विदाउट प्रूविंग दैट द अदर पर्सन इज रॉन्ग, जब Yes. हम उस एक फ्रेम ऑफ माइंड में जब हम कम्युनिकेट करते हैं राइट तो हमारी एक्सेप्टेबिलिटी दूसरी तरफ बढ़ जाती है। यस यस अब बहुत सारे फैमिलीज ऐसी भी हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब कॉलेज में था मैं नॉनवेज नहीं खाता था और मेरे फ्रेंड सर्कल में जो है बहुत सारे लोग फ्रेंड्स वो अपना वो खाते थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उनके साथ दोस्ती खत्म कर दी या मैं उनके साथ खाना खाने नहीं जा रहा हूँ, मैं खाना खाने जा रहा हूँ, वो अपना मेरे साथ बैठ के अपनी प्लेट्स में नॉनवेज खा रहे हैं, मैं अपना वेजिटेरियन खा रहा हूँ जो मुझे पसंद है। वी आर एक्सेप्टिंग दी डिफरेंसेस यस एंड वी आर एंड इन ए मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर। इन अ मोस्ट रिस्पेक्टफुल मैनर। वही मैंने कहा, हाँ बिहेवियर इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, यस इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द इमोशन इन योर सबकॉन्शियस। Yeah. अगर आपको ये मालूम है, माँ जानते हैं कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल गलत है क्योंकि वो शराब पीता है, नॉनवेज खाता है, अब आप कितना भी सॉफ्टली बोलेंगे Yeah. वो इमोशंस कम्युनिकेट हो ही जाती है। राइट इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर यू टेल कि मुझे नॉनवेज से क्या क्या प्रॉब्लम है, आपको स्मेल की प्रॉब्लम होती है या आपको बनाने में अभी मैं नहीं बनाऊंगी, आप अपना पॉइंट रख सकते हैं। And मैंने नहीं देखा ऐसे कि अगर आप अपने पॉइंट को प्यार से रखते हैं तो दूसरा पार्टनर आपको फोर्स करेगा ही करेगा कि नहीं तुमको ही पकाना है। फिर शादी से पहले भी तो खा ही रहा था ना वो, या शादी से पहले भी तो खा ही रहा था। सो मेरा तो देखो ये रहेगा इसके अंदर अप्रोच। और ड्रिंक्स की जहाँ तक बात आती है वो एक बहुत बड़ा इशू है। ड्रिंक इज नॉट जस्ट लाइक अ ईटिंग और हैबिट, इसके पीछे बहुत सारे साइकोलॉजिकल एपिसोड्स, इंसिडेंसेस भी जुड़े हैं। जैसे अगर कोई बच्चा ऐसे जैसे मेरे पास आते हैं इस तरीके के केसेस जो डी एडिक्शन फॉर अल्कोहल के लिए केसेस आते हैं, अगर मैं 2-4 डायमेंशन इसमें मैं ऐड करूँ, कई बार
ये होता है कि एज अ टीनेज एक बच्चा ऐसा रहा, उसकी डेवलपमेंट ग्रोथ उसकी ऐसी रही कि उसके अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। उसको ऐसा लगता है कि मैं सोसाइटी में इंफीरियर हूँ किसी तरीके से। तो वो क्या करता है एज अ कंपनसेटरी बिहेवियर, एज अ डिफेंस बिहेवियर, वो क्या करता है इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है सोसाइटी से। और अगर अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की कंपनी ऐसी है जो कि ड्रिंक्स करते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए ड्रिंक कर रहा है क्योंकि मैं भी बड़ा हूँ, आई एम अ मैचो मैन टाइप्स। तो इस टाइप की भी कई बार एक रीजंस होते हैं। तो अगर एक पार्टनर, एक वाइफ आती है, अगर उसके पास्ट को समझने की कोशिश करे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या उसकी फीलिंग्स हैं, क्या एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर उसको ऐसा लगता है दैट ही इज़ अ पर्सन हु हैज़ अ बैड डिसफंक्शनल फैमिली, एक एब्यूजिव रिलेशनशिप इसके चाइल्ड पेरेंट्स के साथ रहे हैं, ही हैज सम सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं डीप रूटेड उसको कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, देन वाइफ शुड रादर सपोर्ट ऑन improving, boosting his confidence, appreciating him, being a genuine support to him. ये जो ड्रिंक्स हैं ये अपने आप छूट जाएंगे। सो पॉइंट इज वर्क एट द सबकॉन्शियस माइंड। मेरे लिए जैसे एज आई सेड आई एम अ काउंसलर एज वेल एज आई एम अ हिप्नोथेरेपिस्ट ऑल्सो। सो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है कि सबकॉन्शियस माइंड में हमारे क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में दूसरे के साथ क्या है। और अगर हमने वहां पे पकड़ लिया, सबकॉन्शियस पर हमने चीजों को समझने की कोशिश की, तो हमारा बिहेवियर भी सही रहेगा, रिलेशंस भी बढ़िया रहेंगे। राइट। सो आई थिंक डज इट आंसर योर? या बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ से। सर मुझे ऐसा लगता है जस्ट अ वेरी स्मॉल लाइन, हाँ। एनीथिंग व्हिच इज डन विदिन लिमिट्स, या एनीथिंग व्हिच इज डन विदिन लिमिट्स कैन नेवर बी रॉन्ग। एंड वो हम, जैसे आपने सर कहा बहुत अच्छे से, वाइफ अगर वो लिमिट में है, उनको प्यार से समझाएं, थोड़ा प्यार एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्यार दें, और तो वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके आप अपना पॉइंट वे फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट वही चीज की लड़ाई करेंगे तो जाम में थोड़ा प्यार घोल के दीजिए, अगली बार जाम कम और प्यार बढ़ता चला जाएगा। सॉरी आई जस्ट तो डॉक्टर साहब, इस नोट के साथ हम आज की बात यही रोकते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी ढंग से, बहुत साधारण ढंग से, लेकिन बहुत ही असाधारण व्यूज से हम इस बात को बड़े अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ डॉक्टर मनीषा का और आपका आभार व्यक्त करते हैं, और जल्दी ही ऐसे ही किसी विषय को लेकर हम आगे आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।